गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से आज इकट्ठा हुए हैं। साइंस की क्लास चल रही थी, उस साइंस के क्लास में print check का अर्थ होता है ग्रंथि में। आज जो हम पढ़ेंगे फ्लैट के बारे में, चार फैक्ट्स के ऊपर क्या करना है परीक्षा में जहाँ सवाल आते हैं। पहली नंबर बात, हालांकि जनरल इंफॉर्मेशन इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को हम बता ही चुके हैं। यह किस प्रकार का ग्लैंड है। तो सबसे पहली बात है कि यह इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्राइन ग्लैंड है, क्राइन ग्लैंड है, यानी कि यह अंतःस्रावी अंतःस्रावी पहले नंबर बात, यह अंतःस्रावी ग्रंथ। पहला फीचर तो ये। दूसरा फीचर ये हो गया, यह कहाँ उपस्थित होता है। तो ये हेट, यानी कि हेट में उपस्थित। कहते हैं कैसे, यही दिक्कत है ना बोलना, या सिर हेटेड ही नहीं, हेड सिर में अवस्थित हो। या 7 टाइप्स के ब्लैकबोर्ड पर लिखते हैं, टाइप्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ हार्मोन का सिक्रेशन। 7 टाइप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड का यह कंट्रोल करता है। क्या पढ़ाए, इंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल करता, कंट्रोल करता है। यानी कि 7 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथि नियंत्रित, नियंत्रित, नियंत्रित। और 11 प्रकार के हार्मोन प्राप्त करते, प्राप्त करते। देयर आर, तो इंग्लिश में लिखते हैं देयर आर 11 टाइप्स ऑफ हार्मोन, 11 टाइप्स ऑफ created by टीटी ग्लैंड। यह है 11 प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन है। वो आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें से 11 टाइप्स ऑफ जो हार्मोन का सेक्रेशन करता है, यहां से प्रश्न आते हैं। इसकी हम चर्चा नेक्स्ट पे।
तो ये जो पहला हार्मोन है, जो 11 टाइप्स ऑफ हार्मोन है, उसमें से कुछ हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हार्मोन जो है बारे में पढ़िएगा, उसी या ऑक्सीन हार्मोन तो कहते हैं, हिंदी में भी वही कहा जाता है, ऑक्सी हार्मोन, हार्मोन या अब इसके बारे में कुछ फीचर्स को जान लीजिएगा कि इसके क्या क्या काम है, इसके वर्क कौन कौन से होते हैं। तो पहला टर्म लिखिएगा, इसे ही बर्थ हार्मोन कहा जाता है, इसे ही लव हार्मोन का सरनेम में लिखिएगा, सरनेम यानी कि नाम तो कहते हैं बर्थ हार्मोन या इसी को कहा जाता है लव हार्मोन, इसी को कहा जाता है लव हार्मोन। यानी कि इसे जन्म का हार्मोन या प्यार का हार्मोन भी कहा जाता। ये सवाल आपसे पूछा है और ये क्यों कहा जाता है, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो बर्थ हार्मोन का कब जरूरी होता है और लव हार्मोन किस, तो बर्थ हार्मोन इस कहा जाता है कि जब जब गाय या भैंस जब मादा के रूप में बच्चे को जन्म दे, यानी कि बछड़ा के रूप, बछड़ा या क्या कहते हैं, बछड़ा या भैंस के बच्चे शब्द के रूप में जन्म देती समय हार्मोन का खराब खराब हो खराब हो। एक तो ये हो गया कि प्रसव पीड़ा को, यानी कि ये करने से क्या होगा कि इससे देखिएगा, इसी ऑक्सीटोसिन के कारण, जो होता है, यह प्रसव पीड़ा को कम करने वाला कम करने वाला कम करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है कि नहीं। ये पहली नंबर बात की ये होता है। और इसी को हार्मोन के कारण कई बार जो होता है लव हार्मोन, क्यों कहा जाता है,
कि कई बार देखते होंगे कि इसी हार्मोन के कारण यानी कि ऑक्सीटोसिन के कारण ही कई बार बाइसेक्सुअल यानी कि अपने ही समलैंगिक प्यार का उभरना को धारा 377 के अंतर्गत रखते हैं। उभरना इसी हार्मोन के कारण होता है, हार्मोन के कारण होता है, कारण होता कारण होता सब फैक्चुअल चीजें हैं और काफी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही क्या होता है, कई बार धारा 377 बाइसेक्सुअल रूप में आप सुने होंगे कई बार, है कि नहीं। ये सारी चीजें भर के आती है। ये पीटोसिन हार्मोन के बारे में इतना अगर आप जान जाइएगा, ये हार्मोन परीक्षा में आपके लिए हार्मोन के बारे में लिखिएगा। ग्रोथ हार्मोन इसी को कहा जाता है सोमेटोसिन हार्मोन, या इसी को कहा जाता है एसटीएच हार्मोन। दूसरे हार्मोन के बारे में लिखिएगा एसटीएच हार्मोन को कहा जाता है सोमेटो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को कहा जाता है ओनली ग्रोथ हार्मोन, को हिंदी में कहते हैं वृद्धि। इतना सारा नाम है। तो इसी एसटीएच हार्मोन के कारण क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत आसान है। एसटीएच हार्मोन के कारण अगर इसका सेक्रेशन अगर अत्यधिक हो जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए, ऊपर की ओर का मतलब है ज्यादा हो, इस स्थिति में बहुत आदमी जो होता है गैग्नेटिक हो जाता है, यानी कि भीमकाय हो जाता है, लंबा हो जाता है। और जब इसका सेक्रेशन जो है कम हो जाए, यानी कि शराब जो है कम हो, यानी कि शराब का कम होना या शराब का ज्यादा होना, ज्यादा होना हो जाता है, व्यक्ति क्या होता है, ड्वार्फ हो जाता है, ड्वार्फ हो जाता है, पौना हो। ये सारी की सारी चीजें आपको हम लोगों ने कह दिया। क्या ये जिग्नेटिक जिग्नेटिक GIA मैग्नेटिक भी है, और ये ड्वार्फ होता है कि नहीं। ये तो बहुत आसान है, इतना ही अगर आप जान लीजिएगा कि ज्यादा होगा तो हिमकाय हो जाएगा और कम शराब होगा तो वह पौन, बस। तीसरा के बारे में आप जान लीजिएगा, जो हार्मोन वह है ACH, ACTH हार्मोन, AC ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन
इसको कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिसिनो टॉर्पिन हार्मोन, है कि नहीं। इसको प्यूबर्टी एज हार्मोन भी कहा जाता है, प्यूबर्टी हार्मोन, प्यूबर्टी प्यूबर्टी हार्मोन भी कहा जाता है, प्यूबर्टी हार्मोन भी कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है, प्यूबर्टी एज हार्मोन भी कहा जाता है, प्यूबर्टी एज हार्मोन भी कहा जाता है, या प्यूबर्टी हार्मोन भी। प्यूबर्टी हार्मोन का तात्पर्य क्या होता है, देखिएगा कि बच्चों में 12 से 14 वर्ष की एज में, हालांकि यह एज कई बार डिफरेंसेस, लेकिन जनरली 12 से 14 वर्ष के एज में देखिएगा कि जो चाइल्ड होता है वह जब एडल्ट की ओर बढ़ता है, एडल्ट की ओर बढ़ता है, यानी कि दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है, ये फेज को प्यूबर्टी एज का, प्यूबर्टी एज का हिंदी में कहा जाता है किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था। इस अवस्था में एक्चुअली होता क्या है, तो इस समय देखिएगा एक विशेष प्रकार का चेंज, चेंज इन चेंज इन वोकल, चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, चेंज इन चेंज इन ग्रोथ ऑफ एयर, यानी कि बाल, ये सब चेंज इन वॉइस, वोकल या वॉइस, तो ये सब चीजें देखने को जब मिले तो इसका मतलब है उस प्यूबर्टी एज से गुजर रहा है, जहां पर कि बच्चों में, लड़के और लड़कियों में हम आवाज के आधार पर, उसकी शारीरिक रचना के आधार पर, या फिर बाल के उत्पत्ति के आधार पर, जैसे मोस्टेक होता है, मूछ होता है, किस लड़कों में, लड़कियों में, सारी चेंजेस, लड़कों में एक भारीपन आवाज आती है, लड़कियों में सुरीली आवाज आती है, ये सब जो चेंज होता है इस हार्मोन के कारण होता है, विच इज एल्सो, इसको कहते हैं एडोलेंस। एडोलेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, तो एडोलेंस भी कहा जाता है, प्यूबर्टी एज या इन एडोलेंस, एडोलेंस यानी कि किशोरावस्था। और यह चेंज जो होता है वॉइस में, चेंज जो होता है, ये भी जान लीजिएगा फिजिक्स का भी चीज है, ड्यू टू पिच के कारण होता है, ड्यू टू पिच, फिजिक्स में पढ़ना है, इसी पिच के कारण जो होता है, लड़कियों की आवाज होती है बनिस्पत लड़कों का, तो यह पिच के कारण होता है, यह सब कुछ चेंज देखने को मिलता है ड्यू टू हार्मोन ऑफ एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन की खोज किया था एंडरसन एंड जेम्स बॉट्रम कोलिक, और एक और वैज्ञानिक है थॉमसन ने, सम्मिलित रूप से 1933 के करीब में इनका खोज किया था। तो ये टफ है, इतनी ज्यादा पूछा नहीं जाएगा आपसे, इतना ज्यादा वो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर याद रखना चाहते हैं रख लीजिए, जनरली यही आपके लिए ज्यादा महत्व। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोलेक्टिन, चौथा नंबर में लिखिएगा प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन
प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन है ये। और प्रोलेक्टिन में क्या होता है, यह जनरली ऐसे फीमेल में पाया जाता है। जनरली यह किस पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, महिला में। ऐसे हार्मोन किस में पाए जाते हैं, महिला में पाए जाते हैं। और यह स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक होता है। ये दो वर्क है प्रोलेक्टिन। एक तो कहता है कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मैमल मिल्क, यानी कि मादा के दूध मात्रा का नियंत्रण करता है। और दूसरा है साइज एंड शेप ऑफ मैमल्स, मैमल्स या मैरी, यानी स्तन ग्रंथि के आकार आकार और अवस्थिति को निर्धारित करने में सहायक होता है। निर्धारित करने में सहायक होता, करने में सहायक सहायक हो। तो प्रोलेक्टिन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, है कि नहीं। अब होता है TSH हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन लिखिएगा TSH हार्मोन, TSH हार्मोन का फुल फॉर्म होता है थायरोट्रोपिन या थायराइड प्रेरक हार्मोन, या थायरोट्रोपिक या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी है थायराइड थायराइड तेजक देखते होंगे कि गला में थायराइड नामक ग्रंथि पाई जाती है, उससे थायरॉक्सिन का हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसी के कारण कमी के कारण घेघा रोग होता है। या अगर संतुलित रूप से नियंत्रित होता है तो घेघा रोग नहीं होता है। यानी कि थायराइड जो है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि थायरॉक्सिन TSH हार्मोन जो होता है वह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन, थायरॉक्सिन
या हार्मोन का सिक्रेशन कंट्रोल कर या रेगुलेट करता है। ये साधारण बातें नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा, बहुत छोटी सी चीजें हैं इसके बगैर। उसके बाद है गोनेट्रोट्रोपिक हार्मोन। गोनेट्रोट्रोपिक हार्मोन नेक्स्ट हार्मोन लिखिए, या 5th या 6th जो भी नंबर हो। गोनेट्रोट्रोपिक हार्मोन, गोनेट्रोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक, गोनेडो का मतलब भी होता है क्या आता है, गोनाड से रिलेटेड होता है, और गोनाड्स को ही कहा जाता है जनन हार्मोन या रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो इसका सरनेम होता है, सरनेम हो जाएगा जनन हार्मोन। को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। तो रिप्रोडक्शन दोनों में पाया जाता है, फीमेल्स में भी पाए जाते हैं और मेल्स के रूप में पाया जाता है। तो इसके कई ऐसे चीज पाए जाते हैं, जैसे कि फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। तो सिंपल भाषा में एफएसएच कहते हैं। तो इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे एफएसएच होता है, एफएसएच होता है तो कहते हैं फॉलिकल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल तेजक हार्मोन, तेजक हार्मोन। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे महिलाओं को अंडकोश में अंडाणु सही से नहीं बनते हैं, तो उनको यही दवा खिलाई जाती है, एफएसएच का कंपोजिशन दिया जाता है जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर सके, हार्मोन होता है। ये इस प्रकार बाहर से इस प्रकार के हार्मोन दिए जाते हैं ताकि वह सही ढंग से सुपरमेटो जेनेसिस, शुक्रजन के भी निर्माण में यह महत्वपूर्ण। तो सिर्फ यह महिलाओं में ही नहीं, मेल और फीमेल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉलिकल के लिए जनरली पढ़ा दिया जाता है कि एफएसएच सिर्फ महिलाओं के अंडकोश के निर्माण के लिए नहीं निर्माण नहीं होता है, बल्कि फीमेल में या शुक्रजन के यानी कि शुक्रकेट के उत्पादन करने में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, यानी कि इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रूप में काम करता है, जो मेल और फीमेल में दोनों में, माने फीमेल में आपको अंडकोश के निर्माण करने में और शुक्रजन के निर्माण करने में मेल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एफएसएच हो गया। उसी तरह से एक नेक्स्ट होता है, इसी पाक का है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का दूसरा जो होता है इसको लेते हैं एलटीएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग, ल्यूटिनाइजिंग एलएच, सॉरी, ये एलटीएच तो दूध के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एलएच हार्मोन का कहते हैं, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसको कहते हैं। एलएच हार्मोन और एलटीएच दूसरा हो जाता है हार्मोन। आगे बताऊंगा कि एलटीएच जो होता है यह मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और या सिर्फ एलएच हार्मोन रहे अकेले में, इसी को कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है
ये भी है जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं पुरुष में और महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, इसके स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है। तो दो चीज, मेल और फीमेल, मेल में और फीमेल में आगे बताऊंगा। मेल में होता है टेस्टिस, टेस्टिस माने अंडकोश, उसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और महिलाओं में पाया जाता है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है एंड्रोजन, और पुरुष में पाए जाते हैं टेस्टोस्टेरोन। यह टेस्टिस से बना है, टेस्टिस का मतलब होता है अंडकोश, और इस तरह से एंड्रोजन जो होता है यह फीमेल में पाया जाता है। इन दोनों को, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को, हार्मोन को स्टिमुलेटिंग करने के लिए, और फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेटिंग करने का काम में कौन करता है? एलएच हार्मोन का। इसीलिए एलएच हार्मोन को क्या कहा जाता है? उपनाम, यानी कि सरनेम क्या होता है? इसलिए इसका नाम कहा जाता है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहा जाता है, यानी कि जनन हार्मोन इस कारण से, जनन हार्मोन इस कारण से। तो सारा का प्रश्न का उत्तर इसी जगह पर मिल जाएगा आपको। ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसको लिंकिंग करना है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन याद नहीं करना है, ये टेस्टिस से बना है। टेस्टिस का मतलब अंडकोश होता है, और फीमेल में होता है एंड्रोजन हार्मोन, है कि नहीं? और एंड्रोजन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, दोनों पाया जाता है। एक एस्ट्रोजन भी होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसको भी स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है। और ये दोनों महिलाओं में पाया जाता है। ये भी फीमेल में पाया जाता है, ये भी फीमेल में पाया जाता है, एंड्रोजन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। खासकर एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है। चीज हो आप लोगों को, हमको लगता है कि यह, जब स्त्रियों में यह एस्ट्रोजन हार्मोन को स्टिमुलेटिंग करने का काम करता है, और जस्ट इसके पहले कहे थे कि एलएच के जगह पर जो एलटीएच लिखा गया था, वो एलटीएच भी हार्मोन होता है। तो नेक्स्ट हार्मोन जो हम पढ़ेंगे वह 6 या 7 नंबर जो भी, को कहते हैं एलटीएच हार्मोन। और एलटीएच वो था एलएच हार्मोन, और यह है एलटीएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग या लेक्टोजेनिक हार्मोन। इसको वो था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यह है लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और लैक्टोजेनिक हार्मोन में आप डिफरेंस कैसे पढ़ेंगे कि एक ट्रिक्स बहुत अच्छा मैं बता देता हूं इसको। लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। लैक्टोजेनिक हार्मोन, जब आप देखते होंगे कि जब आप बच्चे रहे होंगे तो पहले तो अमूल का दूध देश का दूध कहा जाता था, लेकिन जब बच्चा होता है तो या तो उसको एक सेरेलैक करके आता है, और एक लैक्टोजेन आता है जो फूड के रूप में बच्चों को दिया जाता है। ये लैक्टोजेन, लैक्टोजेन, लैक्टोजेन जो एक कंपनी देखते होंगे, यही लैक्टोजेन शब्द जो है इसी से लैक्टोजेनिक हार्मोन से निकला है। यह लैक्टोजेन जो होता है एक प्रकार का दुग्ध प्रोडक्शन का काम करता है कि नहीं? तो ये इसी से लैक्टोजेनिक, यही वर्ड को इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप याद रहेगा कि एलटीएच जो होगा वह दूध से रिलेटेड है, यानी कि यह मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, मिल्क के प्रोडक्शन से। इसलिए इसको दुग्ध जनक हार्मोन या मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसीलिए यह इट इज कॉल्ड मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। वो स्टिमुलेटिंग करता था, जबकि यह खुद प्रोडक्शन में भूमिका निभाता है, यानी कि यह दुग्ध जनक हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन कहा जाता है, दुग्ध जनक हार्मोन कहा जाता है कि नहीं?
ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्यादा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और देखते होंगे कि कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम होगा कि जो ब्रेस्ट होता है, यानी कि महिलाओं में मेमल्स ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें कॉर्पस लुटियम जैसे छोटी संरचना पाई जाती है, उसी में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वहीं पर छोटी जगहों पर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो कार्पस लुटियम नामक जो इसी हार्मोन से कार्पस लुटियम नामक कार्पस लुटियम से दूध जनक चीजों का हार्मोन का इस कार्पस लुटियम से दूध का यानी कि मिल्क का जो है सेक्रेशन प्रारंभ शुरू होता है। तो इतना टफ चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, कॉर्पस लुटियम याद करने की जरूरत नहीं है, या खासकर मैमल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं इस प्रकार का। सिर्फ इतना याद आपको रखना है कि यह मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन के रूप में यह काम करता है, एलटीएच रिलेटेड टू मिल्क प्रोड्यूसिंग। बस इतना भी याद रखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, यानी कि परीक्षा में आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। एक होता है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, मिलेनोसाइट का, अब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये चीज जरूर याद रहेगा, एम एस एच, एम एस एच, एम एस एच याद तो जरूर रहेगा। इसी को कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। तो लिखेगा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच। इसी को कहा जाता है पिगमेंट, पिगमेंट हार्मोन। पी का एक उपनाम होता है हार्मोन, पिगमेंट हार्मोन, या हिंदी में कहेंगे वर्णक हार्मोन, वर्णक हार्मोन। यानी कि कोई भी व्यक्ति गोरा गोरा या काला होता है, इसी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक चीज, इससे हम बहुत सारा चीज का कोरिलेशन कराएंगे एमएसएच से, और इस पिगमेंट पिगमेंट हार्मोन से कोरिलेट हम बहुत सारे कराएंगे। हिंदी में भी पिगमेंट, पिगमेंट हार्मोन, या अब देखिए यहां से दो प्रकार का मिलता है कि पिगमेंट जो हार्मोन होता है इसको वर्णक हार्मोन भी कहा जाता है या पिगमेंट हार्मोन कहा जाता है, और यह किसके कारण होता है, मिलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, मिलेनिन के कारण होता है, मिलेनिन, मिलेनिन के कारण होता है, मिलेनिन के कारण होता है, मिलेनिन के कारण होता है। यानी कि मिलेनिन नामक एक हार्मोन होता है, मेलानिन, मेलानिन होता है, एम ई एल ए होगा, एम ई एल ए, मेलानिन, मेलानिन हार्मोन होता है। मेलानिन या मिलेनिन इसको हार्मोन कहते हैं। इस मेलानिन के कारण जो होता है व्यक्ति गोरा या काला होता है। अब देखिएगा इसे कैसे क्वेश्चन घुमाएगा, सो देखिए। एक पुरानी फिल्म आप लोगों ने सुना होगा, किशोर दा ने गाना गाया था, गाना गाया था किशोर दा ने, और कितना साइंटिफिक गाना है, रूप में निकला न करो रूप की रानी, तेरा रंग गोरा न काला पड़ जाए। इसमें साइंस कैसे लगेगा, यानी कि जैसे आप सन, यानी कि सन में सूर्य के बिल्कुल ज्यादा, यहाँ पर सूर्य की किरणें तेजी से निकल रही है, और आपका अगर स्किन यानी कि चमड़ा, यानी आपके शरीर का जो स्किन है इसके टच में जितना ज्यादा आएगा, मेलानिन उतना ही ज्यादा सेक्रेशन, मेलानिन का सेक्रेशन उतना ही ज्यादा हो, मेलानिन का सेक्रेशन उतना ही ज्यादा हो। यानी कि सन लाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सेक्रेशन ऑफ, सेक्रेशन ऑफ मीलानिन, मीलानिन, मीलानिन। यानी कि मीलानिन जितना ही ज्यादा सनलाइट में पड़ेगा, मेलानिन का उतना ही ज्यादा सेक्रेशन।
यही कारण है धूप में रहने वाले व्यक्तियों का क्या हो जाता है, वह काला पड़ जाता है व्यक्ति। इसके पीछे यही कारण है कि मेला जितना सनलाइट होगा उतना ही ज्यादा मेलानिन का सेक्रेशन होगा, जितना कम मेलानिन का सेक्रेशन होगा आदमी उतना ही गोरा होगा। इसलिए देखते होंगे कि जितना भी ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास, जैसे कि ब्रिटेन के लोग हो गए, फ्रांस के लोग हो गए, जो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास है या अंटार्कटिका के आसपास है या आर्कटिक के आसपास है, यानी कि ध्रुव के आसपास है, वहां सनलाइट बहुत तिरछी रूप में जाती है, वहां के लोग गोरे इसी कारण से। जबकि अफ्रीका महादेश के लोग जो देखते होंगे, अगर ज्योग्राफी में देखे होंगे, तो वह बिल्कुल ही विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन के पास से होकर गुजरी है, इसीलिए वहां के लोग ज्यादातर काले। के पीछे साइंटिफिक कारण है। तो एमएसएच के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ जान लिया कि यह मेलानिन के सिक्रेशन करने के कारण ही जनरली जो है यह त्वचा के रंग को प्रभावित करता है, यानी कि कलर ऑफ स्किन को डिटरमाइन। यहीं से एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे बहुत लोगों को देखते होंगे कि एक इसको फिल्मी गीत पर इसको और भी एक और फिल्मी गीत पर सजा देते हैं, और बिल्कुल ही आज के दिनों में उनकी आर्थिक स्थिति है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा गाना गाया था और उन पर फिल्मांकन किया गया था। आप लोग सारे लोग उन लोगों को जानते हैं, अच्छे डांसर भी है, और उन्होंने, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नायक का भी का स्थिति अभी खराब हो चुकी है, और उस नायक ने बहुत अच्छे अच्छे फिल्म दिए हैं, हीरो नंबर 1 दिए हैं, बहुत सारे फिल्म दिए हैं। एक गाना सुने होंगे कि गोरे गोरे गालों पर या काला काला तिल, आप लोगों ने सुना होगा। या गोरे गालों पर ही काले तिल क्यों दिखते हैं, उसके पीछे कारण यह होता है कि ये तिल जो होता है, ये तिल जो होता है, यह भी तिल जो होता है, यह कंसेंट्रेशन ऑफ मेलानिन ही हो। जब उसी का फैलाव हो जाता है तो उसका पूरा का शरीर त्वचा पर वह फैलने के कारण काला हो जाता है। लेकिन गोरे रंगों पर जो काली मेलानिन का सेक्रेशन एक जगह पर कंसंट्रेशन हो जाता है, इट मींस उसका स्किन साफ दिखाई देता है। इसीलिए तिल जनरली जो है वह गोरे गाल पर ही दिखता है, यानी कि गोरे चमड़ी पर ही ज्यादातर दिखाई देता है। इसके पीछे साइंटिफिक कारण यही है। यानी कि ये सरसंघ सवाल में भी आप इस ढंग के सवाल कर सकते हैं। स्पॉट ऑन द चिक और इन और ए फेस ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेलानिन, यहां से भी एक सरसंघ सवाल आपसे बन सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं वेसोप्रेसिन या ये 9th सेक्रेशन जो हम करेंगे, यानी कि 9th प्रकार के या 9वें प्रकार का जो आपका वेसोप्रेसिन होगा। वेसोप्रेसिन 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 को भी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, या इसी को एडीएच भी कहा जाता है। हालांकि ये कैपिटल में लिखाएगा एडीएच। अब एडीएच देख के घबराना नहीं है, इसी का फुल फॉर्म होगा एंटी ड्यूरेटिक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक का मतलब क्या होता है? एंटी माने विरोध, ड्यूरेटिक का मतलब यहां पर यूरिन से होता है, यूरिन का मतलब यहां मूत्र। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है यह वेसोप्रेसिन या इसको एडीएच कहता है। दोनों एक ही चीज है, परीक्षा में या तो एडीएच पूछ लेगा या वेसोप्रेसिन पूछेगा। दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। वेसोप्रेसिन को ही एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच का कहता है। यह करता है, इसका मेन काम एडीएच का काम करता है कंट्रोल कंट्रोल द amount of यानी कि यह है मूत्र की मात्रा, मूत्र की मात्रा
को नियंत्रित करता, नियंत्रित करता, नियंत्रित करता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर इसमें डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, यानी कि ये सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है, दूसरा काम होगा, इससे कोरिलेशन करेगा, यह वायलेंस ऑफ वाटर, वायलेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में, मानव शरीर में जल की मात्रा, जल की मात्रा का कंट्रोल द वाटर, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रण करेगा तो जल का संतुलन बनाने में सहायक होगा, और इसी के कारण क्या होगा कि रुधिर वाहिनियों, जो ब्लड वेसल्स होता है, उसमें ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक और मिल गया कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर यह कंट्रोल कर, इसलिए जो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उसमें यूरिन डिस्चार्ज करने की अनियंत्रित मात्रा होती है। उसमें अगर मान लीजिए कि ज्यादातर ब्लड प्रेशर होता है तो या तो यूरिन को बहुत जल्दी से बिना किसी टाइम ड्यूरेशन के वह डिस्चार्ज कर देता है, कई बार देखने को मिलता है। तो यह सब एक दूसरे से कोरिलेशन है। और कई बार देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ये होते हैं कि आप वो देखते होंगे बच्चे जो होते हैं जनरली वेट पर ही यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके पीछे भी कई कारण, महत्वपूर्ण कारण यही होता है। अगर ऐसा लगातार वो बच्चा कर रहा है तो उसे दिखवाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि उसमें जिस हार्मोन का डिसऑर्डर हुआ है वो और कोई नहीं, वेसोप्रेसिन है, एडीएच हार्मोन कहा गया है, इसी को एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहा गया है। और यह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके शरीर के लिए। अब हमारे पास एकमात्र हार्मोन पढ़ाने, हालांकि इतना पढ़ाना भी नहीं चाहिए, इतना पूछा जाना ही जाता है, जो महत्वपूर्ण है वही मैंने पहले रखा है। लेकिन नेक्स्ट जान लीजिएगा डायबेटोजेनिक हार्मोन, डायबेटोजेनिक हार्मोन लास्ट में लिखिएगा, डायबेटोजेनिक, जेनिक, जेनिक, डायबेटोजेनिक हार्मोन, हिंदी में भी वही लिखेंगे, डायबेटोजेनिक। यहाँ से बहुत अच्छा चीज मैं बताऊंगा आपको, का क्या महत्व होता है। सो एक प्रश्न यहीं से लिखा दीजिएगा, अगर बहुत टफ सवाल पूछेगा तो यह जो होता है, कई बार देखते होंगे कि व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, या इस हिंदी में मधुमेह कहते हैं। और मधुमेह रोग किसके कारण होता है, ड्यू टू इंसुलिन की कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के, इंसुलिन कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है, किडनी फेलियर होने का भय रहता है और उसके बाद डायलिसिस रखना पड़ता है। यह इंसुलिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। एक प्रश्न तो कि which हार्मोन रिएक्ट एट इन अगेंस्ट ऑफ इंसुलिन, या इन नेचर ऑफ इंसुलिन अगेंस्ट में होता है, वह डायबोटेजेनिक। डायबोटेजेनिक क्या करेगा, तो इंसुलिन जो काम करता है वह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करता है, जबकि यह कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को क्या काम करता है, बढ़ा देता है। यह ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में शर्करा की मात्रा, को शर्करा को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, हिंदी वाले कार्बोहाइड्रेट शर्करा सब एक ही होता है,
ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट मात्रा को बढ़ा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को यह बढ़ा देता है डायबिटीज। तो इसमें जो है कई बार यह, और एक बात जान जाइए इसका, यह जो एक अच्छा, कई लोगों को लगता होगा कि सर हम कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं लेंगे ज्यादा तो डायबिटोजेनिक हार्मोन और क्या काम कर सकता है। तो बहुत लोग देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति जो है अपने डाइट को सही रखने के लिए या तो वो फैट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं करते हैं, फैट ले लेते हैं। देखिए फैट के रूप में वो कई बार देखते होंगे कि वह ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी फैट होता है। या प्रोटीन जनित रोग लेते हैं, प्रोटीन से युक्त भोजन करते हैं क्योंकि उनका डाइट अच्छा बना हुआ है, एनर्जी भी बना रहे और शरीर भी अच्छा ढंग से, स्थूल शरीर नहीं हो और बहुत ही अच्छा बॉडी हो। तो प्रोटीन का यूज करते हैं या फैट का यूज करते हैं। तो उस स्थिति में एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी के लिए तो सर कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो वो क्या काम करता है इस स्थिति में, यह डायबोटेजेनिक हार्मोन, आप कार्बोहाइड्रेट भी न लेते हैं तो अभी वह एनर्जी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एनर्जी के लिए फैट और प्रोटीन नहीं देता है वह। कई लोगों को लगता है कि अरे फैट में तो बहुत एनर्जी होता है, एनर्जी जो शरीर को मिलता हुआ एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कहीं से मिलेगा भी नहीं। हिंदी में इसको शकरा भी कहते हैं। तो चूंकि यह एनर्जी, फैट जो है डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, इस फैट को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप, क्योंकि यही कार्बोहाइड्रेट लास्ट में तो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगी। लेकिन इस फैट या प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो तोड़ता है वह यही तोड़ता है डायबोटेजेनिक। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ऐसे बनेगा कि अगर जो व्यक्ति अगर कार्बोहाइड्रेट का यूज नहीं करता है तो उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, तो यह डायबोटेजेनिक हार्मोन ही फैट और प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर। इसलिए डॉक्टर बोलता है जो व्यक्ति में मोटापा ज्यादा हो रहा है उसको कहता है कि चावल मत खाइए या पोटैटो नहीं खाइए। क्यों, उसके पीछे कारण क्या होगा कि सर उसमें तो न फैट होता है न कुछ होता है, उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चूंकि आप जो आपका शरीर जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ज्यादा लेते हैं, ज्यादा चावल खा लेते हैं और शरीर को उतना जो ऊर्जा के रूप में खर्च नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपके शरीर में सतह जो है एनर्जी के रूप में तो खर्च हो ही नहीं, वह जमा होना शुरू हो जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, वह फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वही शरीर स्थूल। तो इतनी साइंटिफिक कारण मैंने आप लोगों को बताया है, जनरली यह किताब में बहुत अच्छे हुआ है नहीं एक्चुअली। इस लेक्चर के माध्यम से आपको यह पूरा का पूरा जो है पता चल गया होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने प्रकार के हार्मोन, मैंने लगभग 11 प्रकार के हार्मोन की चर्चा की, उसके फंक्शन क्या क्या है उसकी चर्चा कर दी है। एक जनरल फीचर्स आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड से चर्चा आज करा देता। जनरल फीचर, जनरल फीचर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि सामान्य सी जानकारी, हालांकि इससे पहले मैं चर्चा करा चुका, एक बार और जान लीजिए। सामान्य जानकारी ग्रंथि ग्रंथि के बारे में, पहली नंबर या मानव मस्तिष्क में अवस्थित होता है, यानी कि यह सिर में अवस्थित होता है। सिचुएशन तो एक हो गया, इसमें 3 प्रकार की पाली में पाया जाता है। एक होता है पोस्टीरियर लॉब्स, एक होता है एंटेरियर लॉब्स और एक होता है इंटरमीडिएट लॉब्स। यानी कि पोस्टीरियर लॉब यानी कि पश्च भाग में होता है बेसोप्रेसिन, पीछे पढ़ा चुका हूं, आप वहां पर नोट डाउन कर लेंगे। और ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रोसिन यह पोस्टीरियर लॉब्स में पाए जाते हैं। और एडिनो हाइपोसिस या एंटोरियर लॉब्स, एंटोरियर का मतलब है अग्रपाली, अग्रपाली में पाया जाता है एसटीएच, जीटीएच, एसीटीएच, टीएसएच, एलटीएच, एमएसएच और डायबोटेजेनिक हार्मोन, ये सब अग्रपाली में। तो अग्रपाली में सबसे ज्यादा हार्मोन इसी में पाया जाता है।
और मध्य पाली में किसी भी प्रकार का कोई भी यह ऐसा माने लॉब्स होता है जो विकसित नहीं होता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का हार्मोन का देखिएगा सेक्रेशन इस पार्ट से नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट जो है प्यूट्रिटी ग्लैंड का विकसित नहीं होता है। तो यह आपका मिडिल पार्ट यानी कि जो मध्य पाली होता है या मिडिल लॉब्स जो होता है वह ज्यादा विकसित नहीं होता। अरे ये याद करना बहुत आसान है। मध्य वाला भाग में विकसित नहीं होता है और पश्च पाली में दो याद रखना है, एक वेसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, और रेस्ट जो भी बच गया उसको बिल्कुल ही अग्रपाली में रख देना। बस याद करना क्या है। अब सामान्य जानकारी में एक चीज और याद रखना है, यह हेड में पाया जाता है। उसके अलावा हालांकि हेड में तीन प्रकार के पाए जाते हैं, पीछे बता चुका हूं पहली क्लास में। उसके बाद में यह जो होता है 0.2 ग्राम जो होता है, यह वेट में कम होता है। किसके वेट के अनुसार से यह सबसे हल्का जो होता है, सबसे छोटा जो होता है वह कौन होता है? तो वेट के अनुसार जो होता है वह होता है आपका वो क्या कहते हैं जो ह्यूमन ब्रेन में पढ़ाए थे, वो याद करो, पिछले ही वाले में पढ़ाए थे। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे कि यह साइज के अनुसार सबसे छोटा कौन होता है, तो साइज के अनुसार यह पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा होता है। लेकिन वेट के हिसाब से पीनियल होता है, पीनियल होता है, हेवी हेड। अब होगा इससे कितने प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन होगा? तो 11 प्रकार के हार्मोन का सेक्रेशन। कितने प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड का यह कंट्रोल करेगा? तो यह 7 प्रकार के इंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल करता है। इसीलिए इस ग्लैंड को, अब बताइए इन सारी चीजों को किसको याद नहीं हुआ, ये साधारण रूप से आप हमको ये समझा दीजिए। यानी कि ये सारी की सारी चीजें, और जनरली इसका भार जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का 0.6 ग्राम होता है। अगर लिखना है तो है कि नहीं, ये अगर किसी को लिखना होगा। और या सेल टर्सिया नामक वो जो एस्फोनाइड हड्डी जो होता है उसमें वो अवस्थित होता है। एस्फोनाइड हड्डी जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे एस्फोनाइड नामक सेल टर्सिया में यह अवस्थित हो। तो इतना मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से पढ़ा दिया। ग्लैंड से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं ग्लैंड से, तो ये आपका क्लियर हो गया। आज मैं यही क्लास खत्म करूंगा क्योंकि आज और भी कामें हैं आपके लिए। मैं कैसे बैच अनाउंस होगा उसका अनाउंस हम करेंगे, कैसे पीडीएफ दिए जाएंगे, किस प्रकार का टेस्ट सीरीज जारी होगा, ऑनलाइन वाले कैसे क्लास लेंगे, ऑफलाइन वाले क्लास के लिए कहाँ आना है, किस प्रकार का इनरोल करना है, एडमिशन कराना, इसकी चर्चा हम थोड़ा देर में आ रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये क्लास हम समाप्त करते हैं। लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा, अगर नोट डाउन कर लेंगे तो ये आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना